हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी का जो मैं चला रहा था सीरीज चला रहा था उसका लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करूँगा। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताना था कि जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एडवांस लर्निंग बाय आरके सर, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए डेली, जहां पर 10 से 20 क्वेश्चंस का आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जीएस के सामान्य अध्ययन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका क्विज होता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप क्विज दे सकें और आपको उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जान सकें जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्विज आपको वहाँ पर शामिल हो सके। तो ये क्विज आपको एडवांस लर्निंग बाय आरके सर के टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली का डेली मिल जाएगा। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप एडवांस लर्निंग बाय आरके सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड अर्थात द्वीप कौन सा है? सबको पता है आइलैंड, यदि पता निकालेंगे तो आइलैंड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड क्या होता है यदि हम बात करें तो ये आइलैंड और चारों तरफ जल से घिरा हुआ भाग, मतलब कि कोई ऐसा लैंड का पार्ट जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है। यदि हम आइलैंड की अब बात करो कि भैया तालाब के अंदर यदि हम कुछ हो जाए तो कोई लैंड का पार्ट और चारों तरफ से पानी घिरा हो तो वो भी आइलैंड नहीं भैया। बड़े स्तर पर अर्थात झील हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है, इनके अंदर यदि लैंड का जो पार्ट है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो क्या कहलाता है? आपका आइलैंड कहलाता है। यदि हम बात करें विश्व के सबसे बड़े आइलैंड की तो वह है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। याद रखिए कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है और ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि एक चीज और जानना जरूरी है, ग्रीनलैंड के पास एक जलसंधि है जो बात करें स्ट्रेट है, जो आपका विश्व का सबसे चौड़ा जलसंधि माना जाता है, जिसको हम लोग डेविस जलसंधि कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीजें आइलैंड के बारे में जान लीजिए। यदि हम बात करें कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा वह कॉन्टिनेंट जो आइलैंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल आइलैंड कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो विश्व का सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, मतलब ग्रीनलैंड से भी बड़ा है। बल्कि फर्क इतना है कि वह आइलैंड के श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि वह क्या है? कॉन्टिनेंट है। सेकंड, यदि कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे, अभी मैंने झील बोला, नदी बोला, तो कौन सा ऐसा नदी है, झील आपका आइलैंड है जो नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा? तो नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड यदि बात करें जिसे नदी द्वीप समूह कहते हैं, वह है आपका है मांजुली आइलैंड। कौन सा है? मांजुली। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया है मांजुली आइलैंड। यदि मांजुली आइलैंड की बात करें तो मांजुली आइलैंड जो है वह असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके अलावा 2-3 चीजें यहाँ पे जानना जरूरी है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, मतलब रिवर पर स्थित आइलैंड है। यह असम राज्य में स्थित है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। एक चीज और जानना है कि यहां पर एक करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है आपका कौन सा? मांजुली आइलैंड। और उसी मांजुली आइलैंड पर स्थित है काजीरंगा अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा अभयारण्य कई बार एग्जाम में आता है, काजीरंगा अभयारण्य कहां पर है? तो याद रखिए काजीरंगा अभयारण्य कहां पे? असम में है। आइलैंड पूछ दिया तो कौन सा हो जाएगा? मांजुली आइलैंड हो जाएगा। और नदी पूछ दिया तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक सिंह का गेंडा, याद रखिएगा क्या? एक सिंह का गेंडा पाया जाता है। जैसे जितने भी अभयारण्य है, जैसे गिर वन है तो वहाँ पे जाना उसके लिए जाना जाता है, टाइगर के लिए जाना जाता है, बाघ के लिए जाना जाता है। अलग अलग जितने भी आपके अभयारण्य हैं, हर एक अभयारण्य किसी न किसी पर्टिकुलर जानवर के लिए जाना जाता है। वैसे ही काजीरंगा अभयारण्य एक सिंह के गेंडा के लिए, सर्वाधिक मात्रा एक सिंह के गेंडे की कहाँ है? काजीरंगा अभयारण्य में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिंह के गेंडा के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है, तो आपका काजीरंगा अभयारण्य हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि सवाना घास इंपॉर्टेंट। देखिए जो हमारे घास के मैदान है, जितने ग्रॉसलैंड है, ग्रॉसलैंड को 2 भागों में बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो जो सवाना घास है, चूंकि ये अफ्रीका में वर्षा वन, जो अफ्रीका के जो वर्षा वन है, अफ्रीका के जो वर्षा वन है, जो आपके वर्षा वन के चारों तरफ, याद रखिएगा वर्षा वन के ये चारों तरफ स्थित है सवाना घास। और सवाना घास
कि यदि हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय घास है। ये इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय घास है। एग्जाम में कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अफ्रीका में स्थित है। सवाना घास कहाँ, सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका में है, और यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्लियर रहेगा? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकू, बाकू बहुत फेमस जगह है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू वर्ड यदि हम बात करें तो बाकू आपका पेट्रोलियम के लिए, खनिज तेल का जो है इसके उत्पादन के लिए फेमस है। सर्वाधिक खनिज उत्पादन का, और उत्पादन कहाँ होता है? बाकू में। बाकू एक चीज और याद रखिएगा, बाकू एक और चीज किस लिए फेमस है? सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन यदि हम बात करें तो आपका बाकू में ही है। यह पाइपलाइन यदि बात करें पेट्रोलियम पाइपलाइन तो सबसे बड़ा कहाँ पर आपका है? बाकू में है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और किस लिए फेमस है? खनिज तेल के लिए, और सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा आपका खनिज तेल का उत्पादक आपका बाकू में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झुकी लाट, झुकी लाट का मतलब पीसा, पीसा की मीनार जो झुकी हुई है। पीसा की मीनार के बारे में आप लोग को पता होगा, झुका हुआ और अपने अक्ष पर झुका हुआ है, लेकिन इतने भी तूफान या जो भी चीज आते हैं उसका कोई असर, भूकंप आता कोई असर नहीं होता और नहीं गिरता। एक्चुअली वह कहां पर है? पीसा, ये कहां पर स्थित? याद रखिएगा, इटली। पीसा की जो मीनार है वह कहां पर स्थित है? इटली। ये 7 वंडर्स में आता है। 7 जो आश्चर्य है, उन आश्चर्यों में आपका पीसा का जो पीसा की यदि बात करें, झुकी लाट या पीसा का मीनार जो है वह आता है। कहां पर स्थित है? इटली में। ये चीज याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में, ये चीज थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, अब एक चीज इसको ध्यान से समझिएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें किया गया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख यदि हम बात करें तो भाग 5 में जो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां बात की गई है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। कहां से? 52 से लेकर 151 तक, इसी में आपका आता है। जिसमें आप लोग का, जिसमें हमारा आ जाएगा संसद आ जाएगा, संसद के अलावा राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। इन सब का उल्लेख आपका यहीं पे किया गया। मंत्रिपरिषद आ जाएगा, आपका महान्यायवादी आ जाएगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया, वह इसके अंतर्गत आता है। अब बात करें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है 52 से लेकर के 62 में। कहां से कहां तक किया गया है? 52 से 62। क्योंकि यहां पर हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव का उल्लेख, क्योंकि चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया आर्टिकल 54 में। किसमें किया गया? आर्टिकल 54 में। और राष्ट्रपति के चुनाव के पद्धति का उल्लेख किया गया आर्टिकल 55 में। ये दो चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन की बात की गई आर्टिकल 54 में, और चुनाव पद्धति का उल्लेख किया आर्टिकल 55 में। यदि हम बात करते हैं चुनाव पद्धति की, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति पर होता है। किस पर होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति पर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति, मतलब कि उसमें नंबर वाइज वोटिंग करनी होती है। मतलब जितने कैंडिडेट होते हैं उतने नंबर, उन सबको वोटिंग करनी होती है। फर्क इतना होता है कि नंबरिंग से वोटिंग करनी होती है। जो फर्स्ट नंबर पे ज्यादा होगा वो विनर होगा। अब इसके अलावा यदि हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल एक चीज याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। कौन हिस्सा लेता है? केवल निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित सदस्य किसके किसके होने चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा आता है विधानसभा। विधानसभा की यदि हम बात करें, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि यदि हमारे यहाँ निर्वाचन, इसके निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्रत्येक राज्यों में 2 और भी जुड़ जाएंगे। अब चूंकि 3 जुड़ जाएंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले 2 थे, कौन थे? पांडिचेरी था और दिल्ली था, लेकिन अब कौन सा जुड़ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3, और इसके अलावा 28 राज्य, जो अलग 28, जो 29 थे राज्य कितने हो गए? 28। उन 28 राज्यों के आपके निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत हिस्सा लेते हैं। इसकी वोट की काउंटिंग अलग होती है, इनके वोट की काउंटिंग अलग तरीके से होती है। मैं किसी दिन उसको बता दूंगा कि इनकी वोट की काउंटिंग का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को मैं डिस्कस कर दूंगा किसी क्लास में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि आपके इसके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और दिल्ली भी शामिल होगा। अब इसके अलावा जो बात ये उठती है कि एक्चुअली केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा क्यों लेते हैं,
तो प्रश्न ये है कि भाई निर्वाचित सदस्य हिस्सा क्यों लेते हैं, तो ये जान लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही आपका मनोनीत करता है सदस्यों का। राज्यसभा में कितने, 12 सदस्यों को, और 2 लोकसभा में, 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये अलग अलग सेक्टर से, सांस्कृतिक क्षेत्र, खेल क्षेत्र, अलग अलग सेक्टर से ये आते हैं 12 सदस्य, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसीलिए मनोनीत सदस्य कभी इनके इसमें हिस्सा नहीं लेते। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो, मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, याद रखिए कौन सा, आर्टिकल 61। थोड़ा सा इसको मिटा दूं, एक चीज मैं मिटा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए ये बता दें कि आर्टिकल 61 राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक और चीज जान लीजिएगा, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 61 आपका आता है किस क्या चीज के लिए, उसके ऊपर जो महाभियोग लगाया था, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाने की एक ही प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या क्या है, राष्ट्रपति या तो मर जाए, या तो इस्तीफा दे दे, ठीक है, या तो उसका चुनाव अवैध हुआ हो, और फोर्थ कंडीशन होता है, वह कंडीशन होता है कि उसके ऊपर हटाने की जो संसदीय प्रक्रिया होती है वो महाभियोग प्रक्रिया होती है, अर्थात इम्पीचमेंट होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। और यह महाभियोग कौन लगा सकता है, संसद लगा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में ये भी याद रखिएगा, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कुछ भी उसके अंतर्गत नहीं आएगा, केवल का केवल याद रखिएगा राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति के अलावा कौन सा हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का कार्यकाल कितना होता है। पहले ये जानते हैं कि CAG, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CAG। CAG का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक कौन होगा, महान्यायाधीश, मतलब ऑडिटर ऑफिसर होगा, अर्थात भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। और बात करें कि इसके अंतर्गत ही इसका कार्यकाल जो रखा गया है वह 6 साल का है। कितने साल का कार्यकाल है, 6 साल का, 6 साल का कार्यकाल है इसका, या वह 65 वर्ष, जो भी 65 वर्ष की उम्र, 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वह उसका कार्यकाल माना जाता है। यदि CAG की नियुक्ति की बात करें या उसके शपथ की बात करें तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। याद रहेगा कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आगे। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। हाँ 100% है कि भाई हम मंत्री रहें, हम किसी के सदस्य, किसी भी सदन के सदस्य हो या ना हो, हम मंत्री रह सकते हैं। लेकिन मंत्री कब तक रह सकते हैं, केवल 6 मंथ, केवल 6 माह के लिए ही हम रह सकते हैं। ठीक है, यदि हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है हमारे संसद के लिए, जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है जिसका उल्लेख किया गया, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 75 में। याद रखिएगा किसमें किया गया है, आर्टिकल 75 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब यहां बात यह उठती है, यदि कोई सदस्य दोनों में किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो क्या वह मंत्री बन सकता है, हाँ बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही बन सकता है। और 6 मंथ के अंदर ही उसे किसी न किसी सदन से उसका सदस्य बनकर के आपको आना ही होगा, पार्लियामेंट में आना होगा, अदरवाइज 6 महीने बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। मतलब केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य जो शक्तियां हैं इनका बंटवारा, इनका उल्लेख कहां किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची एक चीज के लिए और फेमस है कि इन जो शक्तियों की बात कर रही है, ये शक्तियां 3 स्वरूप में बांटी गई हैं, 3 अलग अलग सूचियां बनाकर की गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसका उल्लेख भी आपकी 7वीं अनुसूची में किया गया है। याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, यह शक्तियों का बंटवारा 3 अलग अलग सूचियों के माध्यम से हुआ है। वह सूचियां कौन कौन सी हो गई, एक सूची आपकी हो गई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसका उल्लेख आपका किसमें किया गया, 7वीं अनुसूची में किया गया। तो चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जिसका फार्मूला क्या होता है? CaCO3। कभी कभी एग्जाम में कैल्शियम बाइकार्बोनेट पूछ देता है। क्या पूछ देता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट पूछ देता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये एग्जाम में आता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई थी? 1979 1979 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, रख लीजिएगा। चलिए अगला आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है, बार बार आया है। मालगुडी डेज के रचनाकार हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति R.K. नारायण। यदि हमारे बात करें पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन जो थे, उन्हीं की बात करते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उस क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, कॉपी पे उसको नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ है। और अब मैं बता दिया, एक बार पहले बता दे रहा, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का मैं क्विज का सेशन आपके एडवांस लर्निंग बाय RK सर टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट किया हूँ। जिसको भी क्विज देना है वो आपको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ सामान्य अध्ययन के क्विज आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।